नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई जीवाच पर। अब हम बात करेंगे आगे 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ये जो है चार्टर अधिनियम श्रृंखला का आखिरी अधिनियम है, ठीक है। और गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया इसमें, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो इसमें हम ये याद रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद का गठन का किस अधिनियम के तहत हुआ? 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। तो ये दो जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है। सिविल सेवा पहले क्या होता था, इसको सिर्फ अंग्रेज दिला सकते थे, अब ये जो है भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी। तो 1854 में इसके ही तहत करके मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, और जो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित एक समिति थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है 1853 में। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारी चीजें जो है चेंज हुई। 1857 में आप सभी को पता हुआ जो क्रांति हुई, ठीक है। तो इसके बाद ये आया 1858। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके कारण बहुत सारी चीजें जो है आपको चेंज दिखेगा। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए, मतलब अंग्रेजों की तरफ से उनकी तरफ से अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। देखिए, शासन को अच्छा बनाने के लिए जो अधिनियम आया, और शासन अधिनियम अधिनियम इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम आया। तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश राजशाही, मतलब क्राउन के हाथों डाल दिया गया। ब्रिटिश राजशाही के हाथों जो है सौंप दिया गया। इसलिए इसके बाद के शासन को, या यहाँ तक के शासन, इससे पहले के शासन को छोड़कर 1857 के बाद के शासन को क्या कहा जाता है? ताज का शासन। अब जो है ब्रिटिश जो क्राउन थे इनके हाथ में डाल दिया गया, ठीक है। पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था पूरा, अब ब्रिटिश राजशाही में डाल दिया गया। भारत के शासन अब सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ चला गया, और गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर क्या है, क्या किया गया, वायस राय कर दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे इन लोग क्या पद का नाम बदलते जाते थे, पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। अब क्या किया, उसका नाम बदल दिया, वायस राय कर दिया। तो इस तरह जो है प्रथम वायस राय कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग, ठीक। अब इसमें और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है 1858 वाले में। वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन का जो डायरेक्ट प्रतिनिधि होता था वो वायसराय ही होता था। तो उस समय क्या हुआ, देखिए, मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया, और इनको क्या किया गया, पेंशनधारी बना दिया गया। मतलब 1857 में क्या हुआ, मुगल सम्राट जो थे उन्होंने भी अंग्रेजों का जो विरोध किया था, इस कारण इनके जो पद को समाप्त करके इनको पेंशनधारी बना दिया गया। बीओडी और बीओसी जो दोहरे प्रशासन की जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये जो है कंपनी के व्यापारिक मामले और जो देखते थे, ठीक है, व्यापारिक मामले और क्या राजनीतिक मामले, ठीक है। तो जब कंपनी ही नहीं रही, तो इसको शासन की कंपनी नहीं रही, तो इनको जरूरत नहीं पड़ी, तो इनको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो द्वैत प्रशासन का भी समाप्ति यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब भारत के सचिव, एक नया पद सृजित किया गया, भारत के सचिव, ठीक है। और जिसका जो है प्रशासन की पूर्ण शक्ति थी, इसको जो है प्रशासन की पूर्ण शक्ति थी। सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे, जो सचिव बनते थे वो ब्रिटिश के कैबिनेट के सदस्य ही हुआ करते थे, ठीक है। और इस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या क्या चीजें हुई, तो देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया इसमें, और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 में क्या हुआ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली, आपको हमेशा पूछ जाता है, 1861 में याद रखना है, ठीक है। अध्यादेश मतलब जैसे कानून जैसे बनता है कानून, ठीक है। तो गवर्नर जनरल अगर चाहे तो आपातकाल में, इमरजेंसी में अपनी तरफ से कोई कानून बना सकता है, उसे लागू कर सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं अध्यादेश को, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके भी, कि बहुत सारी चर्चा करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें होता है। तो इस तरह से गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली, 1861 के अधिनियम से, याद रखना है आपको। 1873 का अधिनियम में क्या हुआ,
इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी समय भंग की जा सकती थी। अब जैसा धीरे धीरे इनका जो है शासन है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, तो इनको लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है हमारे लिए उपयोगी उतना नहीं है। तो एक ऐसा नियम लाया गया कि जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी समय हम भंग कर सकते हैं। और फाइनली 1 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा, 84, ठीक है, 84 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब बात करेंगे हम 1876 का शाही उपाधि नियम। शाही उपाधि इसलिए देखिए 28 अप्रैल 1876, ठीक है, 1876 याद रखिए आप, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, कब? 1876 को, इसलिए इसका शाही उपाधि अधिनियम भी कहा जाता है इसे। फिर 1892 में भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या हुआ, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत पहली बार हुई, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव, हालांकि शुरुआत हुआ था उस समय अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का। तो ये याद रखना है, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुआ, 1892 के भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, विधान परिषदों के कार्यों पर वृद्धि की गई और उनके बजट एवं राजस्व पर, ठीक है, उन्हें बजट एवं राजस्व बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो ये देखिए विधान परिषद जो बन चुका था, ठीक है, इनकी शक्ति में जो है कार्यों में वृद्धि की गई और बजट और राजस्व पर बहस करने की शक्ति, एक नई शक्ति प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे आप याद रखिएगा। अब 1909 का भारत शासन अधिनियम, या इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, इस पे बात करते हैं। इस समय जो लॉर्ड मॉर्ले जो थे, ठीक है, लॉर्ड मार्ले जो थे, इंग्लैंड में भारत राज्य के सचिव थे। मतलब ये सचिव थे कौन, मार्ले, और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो भारत में वायसराय थे। तो देखिए जब भी ऐसा आपको मिला जुला नाम मिलेगा आपको, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो वायसराय होते थे भारत में, वो दूसरे नंबर के ही होते थे। ठीक है, दूसरा वाला। तो पहली बार मुस्लिम सदस्यों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, मतलब ये क्या किए, हिंदू में देखिए 1906 के आसपास क्या है, मुस्लिम लीग बन गया था। तो इन्होंने देखा कि भारत में हम हिंदू मुस्लिम को अलग करके फूट डालो और शासन को नीति हम ला सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही किया कि मुस्लिम सदस्यों के लिए पृथक, मुस्लिम को जो है एक लालच दिया गया, लुभावना दिया गया, ठीक है, और इनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर डाली। ठीक है, वही फूट डालो और शासन को नीति आप समझ लीजिए। और इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन भी केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे। तो लॉर्ड मिंटो को इसलिए क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पे जो बांटा जाना। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। पहली बार भारतीयों के लिए वायसराय और गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति का प्रावधान, मतलब भारतीयों को, ठीक है, वायसराय के गवर्नर कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति के लिए पहली बार प्रावधान किया गया था इसमें। तो इस तरह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, वायसराय के कार्यपालिका के प्रथम सदस्य बने। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये सारी चीजें हुई 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में। अब 1909 के बाद ये आएगा आपका 1919, 10 साल के बाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी क्या कहा जाता है, मांटेक चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, मांटेक कौन हो गया आपका, भारत के सचिव हो गया। ठीक है, और चेम्सफोर्ड हो गए भारत के वायसराय। ठीक है, तो देखिए इसमें जो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक है, केंद्र में याद रखिए, आपको हमेशा पूछा जा सकता है कि केंद्र में हुआ या प्रांत, मतलब उस समय प्रांत को, जो राज्य है उसको हम प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र में क्या हुआ, द्विसदनात्मक विधायिका। द्विसदनात्मक मतलब एक क्या हो गया, राज्य परिषद, और एक हो गया आपका केंद्रीय विधायिका। तो जो राज्य परिषद होता था उनका जो कार्यकाल था 5 वर्ष के लिए, और सदस्यों की संख्या उस समय इनके लिए थी 60। ठीक है, और केंद्रीय विधायिका का जो कार्यकाल था 3 वर्ष और सदस्य 145। तो इस तरह द्विसदनात्मक विधायिका का शुरुआत हुआ कब, 1919 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और प्रांत में द्वैध शासन। ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था हुआ। तो ये जो है कहाँ हुआ, प्रांत में। ठीक है, यही चीज चेंज होके 1935 में क्या हो जाता है, 1935 में होता है केंद्र में द्वैध शासन। तो ये जो दो चीजें हैं वो कंफ्यूजिंग है। ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, कब दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई, जो 3 चीज है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो स्टार्टिंग में आपको प्रशासन में बता दिया था। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रांत। ठीक है, तो प्रांत में द्वैध शासन
तो द्वैत शासन मतलब प्रांत को दो हिस्सों में बांटा गया, एक तो आपका आरक्षित और एक हस्तांतरित। ठीक है, तो द्वैत शासन प्रणाली के जो जनक थे लियोनस कार्टियस कहलाते हैं। ठीक है, और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसमें दिया गया था, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। ठीक है, तो मतलब राज्य के लिए भी जो है राज्य विधानसभा को अपना अलग बजट बनाने का भी एक शक्ति दिया गया, एक जो है अधिकार दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये अधिनियम भारतीय संविधान का मूल स्रोत है। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग 60 से 70% जो हमारा संविधान है यहीं से हम उठाए हैं। तो एक विस्तृत दस्तावेज था, इसमें 321 धाराएं थी। ठीक है, और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। मतलब प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया, वहां पे द्वैत शासन जो था वो समाप्त कर दिया, बल्कि जो प्रांत में व्यवस्था थी उसको केंद्र में कर दिया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। प्रांत में कब हुआ था? 1919 में। केंद्र में कब हो गया? 1935 में। ठीक है, तो देखिए 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय न्यायालय की कब स्थापना की गई ये पूछा जाता है। तो 1937 में भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। न्यायालय की अंतिम शक्ति, और इस जो न्यायालय की थी वो अंतिम शक्ति किसके पास थी? प्रिवी काउंसिल लंदन के प्राप्त थी। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज है, मुद्रा के जो है शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो अभी हमारे पास है आरबीआई। ठीक है, इसका भी जो स्थापना कब हुआ था? इसका भी स्थापना हुआ था 1935। ठीक है, के अधिनियम की तरह। अब भारत शासन अधिनियम 1858 में जो स्थापित भारत परिषद था इसको समाप्त कर दिया गया इसमें, और इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्या हुआ? जो बर्मा है वो भी भारत के, मतलब अंग्रेजों ने जब कब्जा किया था तो ये पाकिस्तान हो गया, सॉरी ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल हो गया। इस तरह जो है बर्मा भी क्या है? अंग्रेज के अधीन था, तो उनको क्या हुआ? इसको जो है अलग कर दिया गया। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1947 के भारतीय चलिए यहाँ पे देखते हैं 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास थी, इसमें क्या क्या प्रावधान था, इस पर देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे उस समय, इन्होंने ये घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम अब जो है भारत को छोड़ के जाएंगे। 30 जून 1947 तक हम भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा भारत को, और सत्ता जो है भारतवासियों को सौंप दिया जाएगा। इस पर बहस हुई, मुस्लिम लीग ने इसका आंदोलन किया और जो है भारत से विभाजन की बात की। मतलब वही उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान बनाया जाए मुस्लिमों के लिए। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ठीक है, और 18 जुलाई को स्वीकृत किया गया। अब देखिए इसकी जो विशेषताएं थी इस पर हम बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राष्ट्र बना दिया जाएगा। इनमें जो बातें लिखी गई थी। ठीक है, तो देखिए संप्रभु राष्ट्र मतलब जिसकी अपना एक भूभाग हो, अपना सीमा हो, और उसमें क्या है अपना सीमा में और उसकी अपनी एक शक्ति हो। ठीक है, तो ये संप्रभु क्या होता है इस पर भी हम आगे अच्छे से बात करेंगे। संप्रभु राष्ट्र बनाने की बात की, मतलब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनाने की इसमें बात किया गया था। वायसराय पद समाप्त कर दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल भी हो गए। ठीक है, तुरंत चेंज हुआ वायसराय का पद और गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये अंतिम और प्रथम ये दोनों हो गए। ठीक है, और दोनों राष्ट्रों को अपना संविधान बनाने की शक्ति भी दी गई। भारत को भी अपने संविधान बनाने की शक्ति थी और पाकिस्तान को भी अपने अनुसार संविधान बनाने की शक्ति दी गई थी। अब जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 में जो भी हम भारत शासन अधिनियम में जो भी नियम बनाए थे, ठीक है, जो विस्तृत दस्तावेज था ना, उसके आधार पे ही शासन होगा ये कहा गया इस पे। और जो देशी रियासतें थी भारत में लगभग 582-85 के आसपास रियासतें थी। ठीक है, तो इनको ये स्वतंत्रता दे दी गई कि या तो आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, या तो आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो कहीं मत मिलो, अपने आप में स्वतंत्र रहो। तो एक बार और फूट डालो शासन करो की एक नीति आया यहाँ पे उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, देखिए ये जो है भारत हो गया,
यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे भी जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ पे जो भारत है इतना बड़ा उस समय पूरा जो है मिलकर नहीं था भारत, ठीक है, बहुत सारे देसी रियासतें थी। तो ठीक है, अंग्रेज ये चाहते थे कि देसी रियासतों को हम ऐसी स्वतंत्रता दे दें कि वो चाहे तो भारत में रहे, चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं, चाहे तो अपने आप में स्वतंत्र रहे। तो ये इसलिए चाहते थे कि जो पूरा भारत है वो एकजुट मिलकर कभी ना रह सके, ठीक है। जब अलग अलग रहेंगे तो हम कभी भी आके यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे कब्जा कर सकते हैं या अपन अपने तरह से यहाँ पे रूल कर सकते हैं, ऐसा उनका प्लान जरूर रहा होगा, इसलिए इन्होंने ये चीजें की, ठीक है। तो कब कब के कौन कौन से जो क्या है अपना रियासतें हैं, कैसे कैसे मिली, इस पर भी हम आगे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।